সানি সংস্কারিকে তুলসী কুমারী একদম রমরমিয়ে চলছে কলকাতার সব হলে এবং এই সিনেমার মধ্যে যে গান সবচেয়ে ধামাকাদার তা ইশক মঞ্জুর এবং এই গানটি যে আমাদের উপহার দিয়েছেন তিনি স্বয়ং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অমিত মিশ্র তার সঙ্গে আজ কথা বলবো এই গোটা জার্নিটা নিয়ে सर पहले ही आपको कोलकाता में जी 24 घंटा से वेलकम और Thank you, Raktima ji. That's so kind of you, and thank you so much for your kind invitation for this interview. Yeah. ये जो गाना है इश्क मंजूर इसको लेकर क्या जर्नी था पहले ये हम सुनना चाहते हैं। एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस था। मुझे प्रीतम दा के यहाँ से कॉल आया एंड आई हेड टू द स्टूडियो में गया स्टूडियो और मैंने गाना सुना और मुखड़ा डब किया एंड आई रिमेंबर आई गेस अनिरुद्ध सर वाज टेकिंग he was recording the song and दाने ब्रीफ किया about the same thing peppy number वरुण धवन सर again for the same song and फिर मैंने गाने को रिकॉर्ड किया एंड फिर मैंने अंतरा डब किया फर्स्ट अंतरा डब किया सेकंड अंतरा में कुछ लिरिक्स के चेंजेस थे फिर हमने सेकंड अंतरे को डब किया देन सबने सारे इसमें एक्चुअली फर्स्टली इसे कंपोज किया है एपीएस ने ऑफकोर्स प्रीतम दा के प्रोजेक्ट में आया है और जयराज जी ने इसे लिखा है और मुझे श्रेया घोषाल जी के साथ गाने का मौका मिला और अंतरा मित्रा जी के साथ एंड नकाश भैया के साथ सो इंडीड इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू रिकॉर्ड द सॉन्ग फॉर one of my most favorite singers and but एक normal process की तरह डब हुआ but yeah we had a lot of fun during the studio session और बहुत मज़ा आया स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा गाने में जी। आपने श्रेया घोषाल की बात की है तो आपने तो पहले भी बहुत सारा बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी है तो शाहरुख खान और वरुण धवन में क्या कुछ फ़र्क है? एक्चुअली शाहरुख खान सर के साथ मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें वरुण धवन सर के लिए ही प्लेबैक किया था दैट वाज दिलवाले सो दिलवाले में जब मैंने गाना गाया था तो वरुण धवन सर पे पिक्चराइज हुआ था एंड गाने का नाम था मन माय इमोशन एंड पेपी नंबर ऑफ कोर्स एंड फिर उसके बाद आई वुड से मैंने शाहरुख खान सर के लिए प्लेबैक नहीं किया आई विश आई कुड डू दैट समडे एंड बट वरुण धवन सर के लिए प्लेबैक था वो उस मूवी में दिलवाले में एंड वी हैड वंडरफुल टाइम एंड उसके बाद फिर सेकंड सॉन्ग भी जब मैंने डब किया वो वरुण धवन साहब के लिए डब किया बैक टू बैक एंड दैट वाज 100 तरह के जो कि डिशूम के लिए डब किया था एंड राइट आफ्टर दैट फिर मैंने एक गाना डब किया था सुनो गणपति बप्पा मोरया विच वाज अगेन फॉर वरुण धवन साहब उस समय डेविड धवन साहब भी आए थे उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे याद है वाजिद सर भी थे साजिद वाजिद सर थे वाजिद सर टेक ले रहे थे एंड महादेव उनको शुभ धाम प्रदान करें एंड बहुत 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 प्यारे इंसान थे उनके साथ मज़ा आया हम लोगों ने 3 दिन सेशन किए और उसमें डेविड धवन सर खुद आए और उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि जैसे तुम्हारा जो एक्सेंट है अमित वो बहुत ही मैच करता है जैसे वरुण बात करते हैं तो वरुण सर के लिए एक्चुअली टोटल अभी तक 6 गाने में गा चुका हूँ इंक्लूडिंग द रीजनल लैंग्वेजेस इज वेल फॉर हिम मैंने तेलुगु और तमिल भी इनके लिए रिकॉर्ड किया था फॉर द मूवी स्ट्रीट डांसर 2 एंड अब इश्क मंजूर आ गया है तो अगेन इंडियन अगेन ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल टू सिंग सॉन्ग फॉर हिम। हाँ बिल्कुल एक्चुअली हर फिल्म हो या हर गाना सबके पीछे एक मसलादार एक न्यूज़ होता है तो इस गाने के पीछे ऐसा कुछ था क्या? जी एक्चुअली मज़ेदार चीज़ ये थी कि इसमें 4 कैरेक्टर्स थे तो अकॉर्डिंगली वोकल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी लाइन के जिस तरीके से डिवाइड किए गए थे पर मैंने प्रेफर किया था कि मैं अपने सारे टेक्स लूँ पूरे एंड ऑफ कोर्स मैं कभी भी अपने प्लेबैक से संतुष्ट नहीं होता मैं हमेशा एक बार फिर से रिक्वेस्ट ज़रूर कर लेता हूँ और मुझे भी ऐसा लगा कि जो दूसरा सेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले सेशन से और वी हैड लॉट ऑफ गुड टाइम इन द स्टूडियो बिकॉज द स्टूडियो वी हैड हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो मस्ती एक अलग होती है और मज़ेदार चीज़ इसमें यही थी इस गाने में कि वरुण धवन सर के लिए गा रहा था मुझे पता था कि बहुत ही एनर्जेटिकली गाना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं और वाइल परफॉर्मिंग एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया मतलब इस गाने में बहुत अच्छा एक तो उनके स्टेप्स बहुत टफ और बहुत ही स्मूथली उन्होंने वो स्टेप्स को किया सो इट वॉज वंडरफुल टू सिंग फॉर हिम। एक्चुअली आप लोग जब काम करते हैं एक्टर के साथ या एक एक्ट्रेस के साथ तो वो कैसा है ये का डिपेंड करता है गाना कैसा होगा? देखिए
और जैसे कि आप अभी कहा कि वरुण बहुत एनर्जेटिक है, तो ये क्या गाना तैयार करने से पहले ये क्या आप लोग सोचते हैं? जी, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस लायक उतना काबिल हूँ, बट इन फ्यूचर आई विश कि मुझे पहले से सारी ब्रीफ आ जाया करेगी कि मैं किसके लिए डब कर रहा हूँ और क्यों डब कर रहा हूँ। बट जब भी मैं किसी गाने को डब करता हूँ ये आप लोगों को पहले से पता नहीं चलता? जी, इट डिपेंड्स टू सिंगर, इट डिपेंड्स ऑन सिंगर। मुझे ऐसा लगता है सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी भी एक्टर के विषय में नहीं पूछता हूँ, मैं केवल कॉम्पोजिशन सुनता हूँ, उसके लिरिक्स को समझता हूँ। और आई एम वेरी काइंड ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर। मैं उनसे सीखना पसंद करता हूँ। स्टूडियो में मैं अगर कभी कोई गाना मुझे घर पे भेजा भी जाता है, मैं अपने होम वर्क स्टेशन पर जब भी सुनता भी हूँ या फिर अपने स्टूडियो में जा करके सुनता हूँ, मैं कभी भी वहाँ पर उसको प्रैक्टिस नहीं करता, बिकॉज आई लव टू लर्न इट फ्रॉम द कंपोजर। और जैसे लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन होता है कई लोगों का, यू नो, दे रिकॉर्ड इन देयर ओन स्टूडियोज़। आई रियली लाइक टू वर्क विद द टीम एट द स्टूडियोज़ फर्स्टली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं घर में बैठूं और या फिर अपने जो मुंबई के स्टूडियो में उसमें बैठूं और वहाँ पे डब करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कंपोजर्स के साथ बैठता हूँ, लिरिसिस्ट के साथ बैठता हूँ, रिकॉर्डिस्ट होते हैं, तो इट्स अ टीम वर्क ऑल टुगेदर, बिकॉज देयर लॉट ऑफ अदर माइंड्स, दे ऑल्सो गिव यू द इनपुट अबाउट द सॉन्ग। और रही बात गाने के बारे में, ब्रीफ ज़रूर मिलता है अगर, और वैसे भी गाना सुनने के बाद ही पता चल जाता है तुरंत कि गाना एक्चुअली है क्या, कि पेपी नंबर है, सॉफ्ट है, रोमांटिक है, पाथोस है। तो आई प्रेफर कि मैं उसको थोड़ा, मैं अपने आप को एक्चुअली क्लीन कैनवस की तरह लेके जाता हूँ, शीट की तरह, और उसके बाद उसमें रंग जो भरने होते हैं वो आई गेस पूरी टीम मिल करके उसको आई गेस डेकोरेट करती है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, सो व्हाट आई फील। बिल्कुल। एक बात अक्सर कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो एक्टर हो व सिंगर हो, तो कोई एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, ये क्या सही है? Honestly, being a singer, being a playback vocalist, of course, is मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता और मैं इस विषय में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर काम की एक अपनी वैल्यू होती है। और सिंगर और एक्टर वाला जो पॉइंट आपने बोला, एक्चुअली शायद से बाकी के लोग डिस्क्रिमिनेट करते होंगे इन पॉइंटर्स को, जैसे अभी रीजनल और बॉलीवुड वाले फैक्टर पे, या फिर इंडी पॉप, या फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक या बॉलीवुड म्यूज़िक को, ये सब डिस्क्रिमिनेशन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्षमा चाहूँगा आपसे रतिमा जी, पर मैं ये इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी करता हूँ तो मैं उसे म्यूज़िक की तरह करता हूँ, और ना ही इंडिपेंडेंट म्यूज़िक म्यूज़िक से बड़ा हो सकता है और ना ही बॉलीवुड म्यूज़िक म्यूज़िक से बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा म्यूज़िक है। और जैसे आपने बोला एक्टर और सिंगर वाला जो पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है मैं इस विचारधारा से नहीं आता। मैं इस विचारधारा से आता हूँ कि वी ऑल आर वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट। फर्स्टली हम एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। उस प्रोजेक्ट में मैं बहुत रिजेक्शंस भी देख चुका हूँ, और उन रिजेक्शंस को मैं बहुत ही रिसेप्टिवली लेता हूँ, बिकॉज द रीज़न इज़ व्हाट, इफ़ अगर मैं ही सारे गाने अच्छे गाने लगूंगा तो मैं ही सारे गाने अच्छे गा रहूँगा। तो इट हैज़ टू बी समथिंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगर और समथिंग। हाँ, ये महादेव की कृपा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में गायन को वैसे भी पहली विधा माना जाता है, वो एक अलग पॉइंट कहा जाता है। पर मेरे लिए वाद्य भी उतना इंपॉर्टेंट है, वाद्य यंत्र भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, एंड टेक्निकल टीम भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगेन फिर से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो मेरे लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट होता है। एक्चुअली आप कभी ऐसा फील किए हैं जब रिजेक्शन आते रहते, ये क्या कोई है, अदृश्य में कोई है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कभी इन टेक्निकल टर्म्स में मैं किसी गाने को अच्छा समझ नहीं पाया, इसलिए मैं उसको वैसे डिलीवर नहीं कर पाया, और कभी मैंने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया और डिलीवर कर लिया। और तो मुझे नहीं लगता कि जैसे पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट। हाँ, सोचने को बहुत कुछ सोचा जा सकता है, बट मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं केवल अपने परफॉर्मिंग आर्ट पे फोकस करता हूँ, अपनी टीम के साथ मेहनत करना पसंद करता हूँ, और म्यूज़िक को सर्वोपरि रखते हुए उस पर कार्य करता हूँ सबसे पहले। आजकल मूवी रिलीज़ करने के पहले ही सोशल मीडिया में सॉन्ग्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आजकल हॉल तक नहीं जाते, वो सोशल मीडिया से ही काम चला लेते। ये क्या कोई एक नेगेटिव हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। जिनको वो 70 mm का स्क्रीन अच्छा लगता है वो 70 mm के स्क्रीन पे जाते हैं देखने के लिए,
एंड या जिनको समय नहीं मिल पाता ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एक एंटरटेनमेंट की एक चीज़ होती है और जीविका के लिए कई लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं. मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और मैं अपने प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा लीन होता हूँ, उस समय स्टूडियोज़ में होता हूँ और बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है. आई डोंट गेट टाइम टू गेट टू द हेड टू द थिएटर. वो एक अलग पॉइंट है. बट मुझे लगता है कि पीपल शुड वैल्यू फर्स्टली दिस थिंग्स कि एक मूवी को बनाने में बहुत कुछ. देखिए मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता रहता है जी हर चीज़ में सबकी अपनी एक अलग एक विचारधारा है. जैसे इफ यू जस्ट टॉक अबाउट कमलेश जी बापू जो बैठे हैं हमारे मित्र, तो इनको कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है. मुझे थोड़ी एक्शन, थोड़ा फ्री का काइंड ऑफ मूवीज़ अच्छी लगती हैं. सबको अपना, और किसी को समय मिलता है तो वो उस तरीके की मूवीज़ पसंद करता है, वो उस तरीके के कॉमिक मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करता है. और मैं थोड़ी एक्शन मूवीज़ और ये सब पसंद करता हूँ. वो भी एक्शन मूवीज़ मुझे जबकि ज़्यादा अच्छी वही सजेस्ट करते हैं मूवीज़ एक्शन मूवीज़ देखने के लिए. बट मैं तुलनात्मक वे में नहीं चल पाता व्यक्तित्व को लेके किसी के, कि अगर मैं उसमें तुलना करने लगूँ, हर किसी की जॉब का अपना एक अलग स्ट्रगल है. जिससे स्ट्रगल नहीं बोलते, सिर्फ मेहनत बोलते हैं, हार्ड वर्क होता है. तो अगर कोई मूवी देखने थिएटर में जाए, वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो फॉर इट. एंड अगर आपके पास समय मिलता है तो ज़रूर जाएं. जैसे मुझे कोई मूवी देखनी ही है तो फिर मैं थिएटर जाऊँगा उसके लिए. और अगर समय नहीं मिला तो मेरे लिए मेरा कार्य भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे हॉल मल्टीप्लेक्स बंद हो चुकी है इसी वजह के कारण. तो लोग फ़ोन में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, ज़्यादा रील देखना पसंद करते हैं आजकल के जनरेशन. तो ये क्या अगले दिन के लिए कि क्या कोई आप लोगों के लिए क्या कोई ख़तरा हो सकता है? मतलब मैं ऐसा रील के थ्रू बंदूक तो नहीं चला पाता, या तो कोई अगर रील से बंदूक चलाने लग जाए तो फिर अलग बात है. मुझे ऐसा लगता है कि रील्स का एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, जिसे मैं प्रीमियम कैटेगरी बोलता हूँ रील्स में, जिसके थ्रू हम मार्केट को अच्छी चीज़ें डिलीवर करते हैं. हम देखने वालों को, बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है, एडल्ट्स के हाथ में है भी. आई गेस दे लिसन टू म्यूज़िक, दे एन्जॉय इट. बट वो एक पूरा गाना सुनने के लिए या फिर पूरा गाना देखने के लिए एक रील पे नहीं देख सकते. और जिसको इसका वैल्यूशन पता है, और वैसे भी समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और अभी भी बदल रही हैं. एंड तो ख़तरा जब तक मेरे महादेव हैं तब तक तो ख़तरा नहीं है, और महादेव तो हमेशा रहेंगे. आजकल एक बात ट्रेंड पे है कि मैं बहुत सारा रील करती हूँ, मेरे बहुत सारा फॉलोअर है, तो मैं बहुत बड़े सिंगर बन चुकी हूँ. इस तरह से क्या सिंगर बनना इतना ईजी है या फिर ट्रेंड बदल चुकी है? मैम आई एम प्रीटी मच श्योर रखमा जी, आप गाती हैं? नहीं. आप नहीं गाती हैं? ओके. मेरे लिए सिंगर की परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट है. मेरे लिए शायद से पहली बात तो हम म्यूज़िक को नहीं चुनते, म्यूज़िक हमें चुनता है. ये मेरा मानना है. म्यूज़िक के लिए पहली बात, मेरे लिए म्यूज़िक एक सब्जेक्ट की तरह हो गया था आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड. और हाउ वुड आई से दैट कि सिंगर, आपने जैसे बोला सिंगर बनना बहुत आसान है. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छे गुरुओं के बीच में रहा हूँ, बहुत अच्छे मेंटर्स के बीच में रहा हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि वर्क हार्ड हो वन प्रोजेक्ट, वर्क हार्ड हो ऑन योर वोकल्स. हाँ, एक गाने का हिट होना, किसी सिंगर का एक गाने का हिट होना, इट्स वेरी गुड थिंग. बट आई वुडंट, हाउ वुड आई से दैट, मैं इन सब चीज़ों में एक्चुअली उतना ध्यान नहीं देता. और मेरे लिए जो सिंगर्स हैं उनकी परिभाषा अलग है, उनके लिए मेरी विचारधारा और उनके लिए जो मेरा रिस्पेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है. मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका अगला हिट गाना कौन सा है और कब तक हमें वेट करना पड़ेगा? रक्तिमा जी, एक्चुअली वो हमारे एक्सक्लूसिविटी होती है. ऑफ कोर्स गाने रिलीज़ में हैं, और भी गाने हैं, प्लेबैक्स हैं, मूवी के गाने भी हैं. रेबर इंडिपेंडेंट की जैसे आपने भी बोला कि हाँ, वो पॉइंट एक्चुअली मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करता हूँ. अभी मैंने एक फ़कीरा करके एक सॉन्ग था जो कि विपराग साहब का गाया था, एंड दैट वाज अगेन इट वाज वंडरफुल सॉन्ग. फ़कीरा बहुत पॉपुलर हुआ. उसके अलावा मैंने बहुत सारे डिवोशनल ट्रैक्स गाए. आई गेस मेरे पिछले 1 साल के अंदर आई गेस 40+ डिवोशनल ट्रैक्स रिकॉर्ड किए थे. तो मेरे एज आई मेंशन कि मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता.
म्यूज़िक को 2 भाग में नहीं बांट पाता। हाँ, उनकी विधाओं को मैं अलग अलग अगर पॉइंट में रखूँ तो हाँ, विधाएं अलग हो सकती है, ठुमरी, दादरा, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, बहुत सारे अंग होते हैं उनके, छपरा और बिहू और बाउली एंड एवरीथिंग, बट विधाओं में अलग हो सकता है, पर म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। अब उसको हम कमर्शलाइज करेंगे तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा तो पॉइंट रहेगा उसको लेकर के कि, बट आने वाले प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो सब कमर्शियल वे में अगर देखा जाए थोड़ा एक्सक्लूसिविटी का पॉइंट आ जाता है। एंड तो जैसे एक्सक्लूसिविटी पे हमें अप्रूवल मिलता है, वी लाइक आई एम सर्टेनली गोना शेयर इट विद यू एंड वुड लव टू कम अगेन टू कोलकाता, बिकॉज ये शायद से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ एंड वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। आते हम लोगों ने सबसे पहले चाय पी और हमारे ड्राइवर में चाय पिलाई अच्छी सी, और उसके बाद क्योंकि शायद से मुझे नहीं लगता कि कोलकाता का सबसे फेवरेट डिश क्या है? मुझे यहाँ का आलू पूरी एक डिश है, लूची बोलते हैं। मुझे मेरे मित्र हैं उन्होंने बताया था। लूची तरकारी? हाँ जी, लूची, हाँ जी, पूरी आलू होता है। तो मुझे मॉर्निंग में वो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है खाना। सो आई वुड से दैट कि वो मेरा बहुत फेवरेट है। और हाँ, मैं मिठाई बहुत पसंद करता हूँ, बट नाउ आई गॉट अंडर ट्रेनिंग, तो मेरे ट्रेनर भी मुझसे नजर रखते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ डार्क चॉकलेट रखी है, फर्रेरो रोशर का डिब्बा रखा है, फर्रेरो रोशर का डिब्बा आपके लिए, पर वो डार्क चॉकलेट मेरे लिए है। जी देखते हो जी। सो इट्स लाइक फूड के मामले में आई वुड से कि मुझे आलू पूरी बहुत पसंद है। लूची पूरी आप ये बोलोगे, करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आप कोलकाता आते रहे और हम आपको तो लूची तरकारी तो खिलाएंगे ही। अगर मेरे मित्र हो गए तो मैं उनसे बोलूँगा होममेड खिला। बिल्कुल बिल्कुल, থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বললাম অমিত মিশ্রের সঙ্গে, এবং ওনার এই এক্সক্লুসিভ গান শোনার জন্য তো আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে যে পরের এই এক্সক্লুসিভ আমরা কবে পাই, তার সেদিকেই আমাদের চোখ থাকবে। ক্যামেরায় অমিতের সঙ্গে রক্তিমা দাস, জি 24 ঘন্টা, কলকাতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।